हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है जंतु जगत। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन आंसर को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि यदि मूलभूत लक्षण ज्ञात न हो तो प्राणियों के वर्गीकरण में आप क्या परेशानियां महसूस करेंगे। तो इसका उत्तर लिखिएगा, यदि मूलभूत लक्षण ज्ञात नहीं होते हैं तो प्राणियों के वर्गीकरण में निम्नलिखित परेशानियां उत्पन्न होती है। पहला कि गलत वर्गीकरण हो सकता है जिससे वैज्ञानिक समझ में भ्रम उत्पन्न होता है। दूसरा, प्राणियों की पहचान व अध्ययन में कठिनाई होती है। तीसरा, जैव विविधता का सही मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, यदि आपको एक नमूना यानी स्पेसिमेन दे दिया जाए तो वर्गीकरण हेतु आप क्या कदम उठाएंगे। तो इसका उत्तर लिखिएगा, स्पेसिमेन के वर्गीकरण हेतु किए जाने वाले कदम अगर पहला देखा जाए तो पहला है उसके बाहरी व आंतरिक लक्षणों यानी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी का अध्ययन करेंगे। दूसरा, उसके कक्ष संघ वर्ग इत्यादि की विशेषताओं से तुलना करेंगे। तीसरा, उपलब्ध वर्गीकरण कुंजी यानी आइडेंटिफिकेशन की का प्रयोग करेंगे। और चौथा, विशेष लक्षण जैसे कि कोशिकीय संरचना, पोषण विधि आदि का निरीक्षण करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, देह गुहा एवं प्रगुहा का अध्ययन प्राणियों के वर्गीकरण में किस प्रकार सहायक होता है। तो इसका उत्तर लिखिएगा, देह गुहा एवं प्रगुहा का अध्ययन प्राणियों के वर्गीकरण में इस प्रकार सहायक होता है कि प्रगुहा की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर हम लोग प्राणियों को 3 मुख्य वर्गों में बांट सकते हैं। पहला, अगुहीय प्राणी यानी जिसमें देह गुहा नहीं होती है जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थीज। दूसरा, कूटगुहीय या सीडोक्लोमेटस यानी जिसमें नकली प्रगुहा होती है जैसे कि निमेटोड में। तीसरा, कि प्रगुहीय या कोइलोमेट्स यानी जिनमें सही प्रगुहा होती है जैसे कि एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एवं कोडेटा। ठीक है। यानी जो है प्रगुहा यानी गुहा के आधार पर 3 प्रकार के प्राणी होता है। ठीक है। इसमें आगे है कि देह गुहा की संरचना और प्रकार से प्राणियों की जटिलता अंगों का विकास तथा उनकी क्रमबद्धता का ज्ञात होती है। उसके बाद कि प्रगुहा की विभिन्न अवस्थाएं जैसे कि अस्तित्व, अनुपस्थिति के प्रकार, प्राणियों के वंशानुगत संबंध और वर्गीकरण में महत्वपूर्ण होती है। इससे प्राणियों को उनके शरीर की संरचना, विकास स्तर और विकास संबंधी लक्षणों के आधार पर सटीक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। साथ ही साथ अतः जो है देह गुहा एवं प्रगुहा के अध्ययन प्राणियों की शरीर रचना विज्ञान और विकास विज्ञान को समझकर उनके वर्गीकरण में सहायक होता है। यह एक आधारभूत लक्षण है जो प्राणी जगत के व्यापक वर्गीकरण को सरल और स्पष्ट बनाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंतःकोशिकीय एवं बाह्य कोशिकीय पाचन में विभेद करें। तो इसका उत्तर लिखिएगा, अंतःकोशिकीय पाचन में भोजन के कण कोशिका के भीतर जाकर पचते हैं, जबकि बाह्य कोशिकीय पाचन में भोजन जो है कोशिका के बाहर पचाकर छोटे घटकों में टूटता है और जो बाद में कोशिका द्वारा अवशोषित किया जाता है। इसके अलावा बाह्य कोशिकीय पाचन अधिक जटिल और प्रभावी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन में यानी डेवलपमेंट में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि प्रत्यक्ष परिवर्धन में जीव बिना किसी रूपांतरण के सीधे वयस्क बनते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष परिवर्धन में लार्वा या अन्य मध्यवर्ती अवस्थाओं से होकर विकास होता है। इससे जीव के विकास में चाहे रूपों का अंतर होता है और विकास की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। अगला प्रश्न है कि परजीवी प्लेटीहेल्मिन्थीज के विशेष लक्षण लिखिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि परजीवी प्लेटीहेल्मिन्थीज के विशेष लक्षण निम्नलिखित है। पहला, कि ये जीव जो हैं अगुहीय होते हैं, अर्थात इनके शरीर के अंदर खोखला नहीं होता है। दूसरा, इनका शरीर चपटा यानी सपाट और द्विपक्षीय संमित वाले होते हैं। ठीक है। इसलिए इसको चपटा कृमि भी कहा जाता है। और इसमें पाचन तंत्र नहीं होता है। ये पोषक की आहार नाल के पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। चौथा, कि इनकी श्वसन प्रक्रिया अवायवीय होती है। ठीक है। पांचवा, शरीर की सतह पर चूसक यानी सकर्स या चिपकने वाले अंकुश यानी हुक्स होते हैं जो पोषक के शरीर से चिपकने में काम आते हैं। छठा, जनन तंत्र विकसित होता है और ये जो है द्विलिंगी होते हैं और इसके मुख्य अर्थात एक जीव में दोनों लिंग उपस्थित होते हैं।
और इसके उदाहरण की बात किया जाए तो है पित्ता कृमि यानी टेपवर्म और लिवर फ्लूक जो आते हैं, जो कि परजीवी जीवन या अपना व्यतीत करते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्थ्रोपोडा प्राणी समूह का सबसे बड़ा वर्ग है, इस कथन के प्रमुख कारण बताएं। तो इसका उत्तर लिखिएगा, आर्थ्रोपोडा प्राणी समूह का सबसे बड़ा वर्ग है क्योंकि इसमें प्राणियों की संख्या अत्यंत अधिक है और इनके अनुकूलन व विविधता के कारण लगभग सभी पर्यावरणीय परिस्थितियों में पाए जाते हैं। और इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि इन्हें अन्य वर्गों से बड़ा बनाती है। इसका कारण है पहला कि संधि युक्त उपांग, यानी इनके शरीर में जोड़ युक्त, इस यानी ऑर्थो मतलब ज्वाइंट और पोडा मतलब पैर, ठीक है, फिट होता है, पोडा मतलब इनके शरीर में जोड़ युक्त पैर यानी ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जिससे विभिन्न कार्य और आवासों में अनुकूलन इनमें संभव हो पाता है। दूसरा कि विविध आवासों में निवास कर सकते हैं, यानी ये जो है समुद्रीय, स्वच्छ जल, स्थल, वायु, परजीवी आदि सभी आवासों में यह पाए जाते हैं। तीसरा कि विकसित तंत्रिका तंत्र और संवेदी अंग, इनमें तंत्रिका तंत्र और संवेदी अंग जैसे कि नेत्र, श्रृंगिकाएँ अच्छी तरह से विकसित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जल संवहन तंत्र किस वर्ग के प्रमुख लक्षण हैं? आपके ऑप्शन है पोरीफेरा, टिनोपोरा, एकाइनोडर्मेटा या कोडेटा। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि जल संवहन तंत्र यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम एकाइनोडर्मेटा वर्ग का मुख्य लक्षण है और यह तंत्र जो है समुद्री तारा, समुद्री अर्चिन एवं समुद्री खीरे जैसी जीवों में पाया जाता है और इनके स्थान परिवर्तन, भोजन ग्रहण व श्वसन व अपशिष्ट निष्कासन में सहायता करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सभी कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट हैं, रज्जुकी कोडेट्स है, लेकिन सभी रज्जुकी जो है कशेरुकी नहीं है, इसको सिद्ध कीजिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि सभी कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट और रज्जुकी यानी कोडेट होते हैं, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुक नहीं होते हैं। इसका प्रमाण यह है कि रज्जुकी समूह में 3 उप समूह होते हैं, यूरोकोडेटा, सेपेलोकोडेटा और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा कहते हैं कशेरुक को और वर्टिब्रेटा में रीढ़ होती है, परंतु यूरोकोडेटा और सेपेलोकोडेटा में रीढ़ नहीं होती है, वे केवल पृष्ठ रज्जु रखते हैं। अगर इसको विस्तार से देखा जाए और प्रमाण देखा जाए तो पहला है कि रज्जुकी के सभी सदस्य जो है सभी रज्जुकी जीवों में जीवन के किसी न किसी चरण में पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, लेकिन केवल कशेरुकी उपसंघ में यह पृष्ठ रज्जु विकसित होकर कशेरुकाओं यानी रीढ़ की हड्डी में बदल जाती है। दूसरा है प्रोटोकोडेट यानी प्रोटोकोडेटा यानी यूरोकोडेटा और सेपेलोकोडेटा में पृष्ठ रज्जु तो रहती है, लेकिन मेरुदंड यानी कशेरुक दंड नहीं रहती है, इसलिए ये कशेरुकी नहीं कहलाते हैं, जबकि वे रज्जुकी कहलाते हैं। तीसरा है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में जो है पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में होती है और वयस्क अवस्था में जो है ये मेरुदंड में बदल जाती है, यानी जो मतलब भ्रूणीय अवस्था में क्या रहेगा यहाँ पे पृष्ठ रज्जु, लेकिन वो किस में बदल जाएगा? मेरुदंड में, जो कि कशेरुकी की विशेष लक्षण है। और इसी प्रकार जो है सभी कशेरुक रज्जुकी होते हैं, लेकिन उनके पूर्वजों में पृष्ठ रज्जु थी, लेकिन रज्जुकी में ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें मेरुदंड नहीं होती हैं और वे कशेरुक नहीं कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मछलियों में वायु आश्रय यानी एयर ब्लैडर की उपस्थिति के क्या महत्व है? तो इसका उत्तर लिखिए कि मछलियों में वायु आश्रय यानी एयर ब्लैडर की उपस्थिति का महत्व यह है कि उत्प्लवकता को नियंत्रित करता है और मछली को जल में मनचाही गहराई पर स्थिर रूप से तैरने में मदद करता है और इस अंग के कारण मछली को डूबने या सतह पर तैर जाने से बचाया जा सकता है। और प्रमुख महत्व अगर बात किया जाए तो पहला है उत्प्लवकता नियंत्रण, यानी मछलियाँ वायु आश्रय की सहायता से जल में ऊपर नीचे या अपने स्थान को नियंत्रित कर सकती है। दूसरा, निरंतर तैरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिन मछलियों में वायु आश्रय नहीं होता है, जैसे कि शार्क, उन्हें डूबने से बचने के लिए लगातार तैरना पड़ता है, जबकि जिसमें वायु आश्रय होता है उसमें हमेशा एयर ब्लैडर होता है, उसको हमेशा तैरने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तीसरा कि अस्थायित्व और संतुलन। वायु आश्रय मछली को संतुलन प्रदान करता है जिससे वह स्थिर रह सकती है। इस प्रकार मछलियाँ के लिए वायु आश्रय जल में जीवित रहने, तैरने और संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण होते हैं? तो इसका उत्तर लिखिएगा, पक्षियों में उड़ान के मुख्य रूपांतरण अगर देखा जाए तो पहला है धरारेखित शरीर,
यानी वायु प्रतिरोध कम करने के लिए शरीर जो है स्ट्रीमलाइंड होता है। दूसरा, अग्रपादों का रूपांतरण, यानी अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं जो उड़ान के लिए अत्यंत आवश्यक है। तीसरा, हड्डियाँ हल्की व खोखली, अस्थियाँ जो हैं हल्की, खोखली व वायु कोशिका युक्त होती है जिससे वजन कम हो जाता है। चौथा, मूत्राशय अनुपस्थित, यानी पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है जिससे शरीर का वजन हल्का रहता है। पांचवा, पंखों की विशेषता, पंखों की बनावट व पूंछ संतुलन तथा दिशा में निर्धारण में मदद करती है। छठा, बड़े आँख व तीक्ष्ण दृष्टि, उड़ान के दौरान मार्गदर्शन के लिए नेत्र जो है बड़े व विकसित होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अन्नजनक तथा जरायुज द्वारा उत्पन्न अंडे या बच्चे संख्या में बराबर होते हैं बच्चे? यदि हाँ तो क्यों? और तो इसका उत्तर लिखिएगा कि अन्नजनक तथा जरायुज द्वारा उत्पन्न अंडे या बच्चे संख्या बराबर नहीं होते हैं। इसके कारण इस प्रकार है। पहला, अन्नजनक की बात किया जाए यानी ओविपेरस की, तो प्राणी जो है अधिक संख्या में अंडे देते हैं क्योंकि इनमें अंडों का विकास माँ के शरीर के बाहर होता है। ऐसे अंडे पर्यावरणीय जोखिमों और शिकारियों के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए उनकी संख्या अधिक होती है ताकि जीवित बच्चों की संभावना बनी रहे। दूसरा बात करें जरायुज यानी ओविपेरस की, तो प्राणी जो है गर्भ में बच्चे का विकास करते हैं और बच्चे जो है माँ के शरीर में सुरक्षित रहते हैं, इसलिए इनके बच्चे जो है पर्यावरणीय खतरों से कम प्रभावित होते हैं। बच्चे जो है जन्म के समय विकसित होते हैं, इसलिए उनकी संख्या कम होती है क्योंकि अधिक संख्या में बच्चे विकसित कर पाना माँ के शरीर के संसाधनों के लिए मुश्किल होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित से शरीर खंडी बॉन किसमें पहला देखा गया? तो इसका उत्तर लिखिएगा कि प्लेटीहेल्मिन्थीज, ऑप्शन है आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनालिडा या आर्थ्रोपोडा। तो इसका उत्तर लिखिए कि शरीर खंडी बॉन सबसे पहले जो है एनालिडा में देखा गया, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। और शरीर जो है शारीरिक खंडी बॉन का अर्थ है शरीर का खंडों यानी सेगमेंट में विभाजित होना। प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केल्मिन्थीज में शरीर खंडित नहीं होता है, जबकि एनालिडा में शरीर जो है खंडित होता है और यह जीव समूह शारीरिक खंडी बॉन की शुरुआत करता है। और आर्थ्रोपोडा में भी खंडी बॉन होता है लेकिन वह एनालिडा के बाद होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या पूछा गया था? आपके पूछा गया कि किस में पहले देखा गया, तो पहले जो देखा गया एनालिडा में देखा गया। आर्थ्रोपोडा में भी होता है लेकिन वह बाद में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को मिलान करना है। आपके ऑप्शन है प्रच्छद, पार्श्वपाद। आप किताब से इसका या इस वीडियो रोक के आप इसको लिख सकते हैं। और इसका मिलान करने अगर देखा जाए तो मिलान करने के लिए आपको इस प्रकार मिलेंगे, जैसे प्रच्छद अगर पूछा जाए तो प्रच्छद किसके साथ? मोलस्का के साथ। पार्श्वपाद मैमेलिया के साथ। सल्क रेप्टिलिया के साथ। कंकड़ पट्टिका और ऑस्टिकथीज के साथ। रेडुला मोलस्का के साथ। बाल पोरीफेरा के साथ। उसके बाद कीप कोशिका पोरीफेरा के साथ। ठीक है, क्लोम छिद्र एनालिडा के साथ। ठीक है, तो इसको आप इसके रोक के वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों पर पाए जाने वाले कुछ परजीवियों के नाम लिखें। इसका उत्तर लिखिएगा कि मनुष्यों पर पाए जाने वाले कुछ परजीवी के नाम इस प्रकार है। पहला है टिनिया सोडियम यानी पोरफिटा कृमि। दूसरा है प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया जीवाणु। तीसरा है एस्केरियासिस यानी गोल कृमि। लीवर फ्लूक। उसके बाद सिस्टोमा यानी रक्त फ्लूक। उसके बाद एंकिल स्टोमा डिओडेनल यानी हुकवर्म। पेड्रिकुलस ये है जू। डेंड्रिकुलस यानी गुइनिया कृमि। ये जो है सभी मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। आप कहते हैं जू यानी ढील से रोग होता है, जिस मतलब यहाँ पर जैसे पेडिकुलस। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके टोटल 16 क्वेश्चन। आप इसको लिख कर याद कर लीजिएगा। तब तक बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।